अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत ने पीडीएम को यू टर्न्स लेने पर मजबूर कर दिया है। कल तक जो पीडीएम की क़यादत असम्बलियों से इस्तीफ़े देने की धमकियां दे रही थी, आज वही पीडीएम की क़यादत ज़िम्नी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर रही है। कल तक जो पीडीएम की क़यादत असम्बलियों के वजूद को ही नाजायज़ तस्वुर करती थी, आज वही पीडीएम की क़यादत हर फोरम पर हुकूमत का मुकाबला करने के लिए सफ़बंदी कर रही है। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि गुज़श्ता कई महीनों से पीडीएम की क़यादत की जानिब से हुकूमत को डेडलाइंस देने का सिलसिला जारी है, मगर पीडीएम के हर सरबराही इजलास के बाद ये नहीं बताया जाता कि आखिर किस तारीख को लॉन्ग मार्च होगा, कब होगा और अपोजिशन कब असम्बलियों से इस्तीफ़े देगी। जब सहाफ़ियों की जानिब से वाज़ेह रोड मैप देने का कोई सहाफ़ी सवाल पूछ लेता है तो मौलाना साहब ये फरमाते हैं कि आप पूछते रहेंगे, हम मुस्कुराते रहेंगे। मगर सवाल ये है कि ये पूछने और मुस्कुराने का सिलसिला कब तक चलेगा। गुज़श्ता रोज़ बहावलपुर में भी मौलाना फजलुर रहमान ने जलसा आम से खिताब किया और ये कहा कि कभी हम कार्ड दिखाएंगे, कभी हम छुपाएंगे, तुम जलते रहोगे। सियासी तज्ज़ियाकारों के नज़दीक इस्तीफ़े दिखाने और छुपाने का सिलसिला अब ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता है। हकीकत यह है कि पीडीएम की क़यादत दो वाज़ेह धड़ों में तकसीम हो चुकी है। पीपल्स पार्टी ये तय कर चुकी है कि वो पार्लियामेंट के फोरम को नहीं छोड़ेगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये खौफ है कि अगर हुकूमत को फ्री हैंड दिया गया तो सेनेट में 2/3 अक्सरियत हासिल करने के बाद इमरान खान 18वीं तरमीम जो है ना उसमें तरमीम कर सकते हैं। मगर पीपल्स पार्टी के साथ साथ मुस्लिम लीग नून में भी एक बड़ा तबका असम्बलियों के से इस्तीफ़े देने के लिए तैयार नज़र नहीं आता है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवाने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर तमाम एडवोकेट जनरल्स, सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि अगर कोई जमात चाहे तो अपने मारूज़ात जमा करवा सकती है। एक तरफ मुल्क में सियासी महारज़ाई का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ हालिया दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं ये सियासी क़यादत से तहम्मुल और बर्दाश्त इख्तियार करने की जो है ना वो तवक्को कर रहे हैं। बलूचिस्तान के इलाके मच में 11 कारकुनों के कत्ल ने दहशतगर्दी के नासूर की मौजूदगी की दोबारा निशानदही की है। पूरी कौम को नेशनल एक्शन प्लान पर फोकस करना होगा, लेकिन इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी फ़ोर्स के 5 एहलकारों के हाथों नौजवान का जो मुबैना कत्ल हुआ है, इस वाक़े ने हमारे सिक्योरिटी के निज़ाम पर बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। ये वाक़या क्यों पेश आया है, इस वाक़े का ज़िम्मेदार कौन है, मुल्क की सियासी सूरत हाल के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस क्या हैं, इस पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका, थैंक यू वेरी मच सर टाइम देने के लिए। शेख साहब, पीडीएम की सियासत, पीडीएम की तहरीक, लॉन्ग मार्च, इस पर भी मैं बात करती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इस्लामाबाद में जो वाक़या पेश आया इससे 1-2 सवाल इस बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। बात यह है कि हमारे यहाँ सर जो अमन की एक डेफिनेशन बन चुकी है वो ये है कि एक सानहे से दूसरे सानहे के दरमियान में जो वक्फा होता है, अनफॉर्चुनेटली हम उसको अमन समझने लगे हैं। सानिया साहिवाल का दुख दर्द अभी किसी को भूला नहीं था कि दूसरा वाक़या पेश आया। बड़ा अच्छा आप लोगों का इक़दाम है, आपने कहा है कि मैं तो फैमिली के साथ खड़ा हूँ, FIR भी कट गई, दहशतगर्दी की दफ़ात भी लग गई। सवाल जो हमेशा एक उठता था, उठता है और उठता रहेगा कि इंसाफ मिलेगा इन लोगों को। देखें, अल्लाह ने मुझे जो इख्तियारात दिए थे, मैंने 780A भी लगा दिया है, 302 भी लगा दिया है, 4849 मैंने तो उनको मौत के मुंह पे पहुंचा दिया है। बाकी इस मुल्क में मॉडल टाउन भी हुआ था, हाँ। साहिवाल का भी हुआ था, ये भी हुआ है। मैं सबकी मजम्मत करता हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, मेरा मतलब है अब आप देखें कि रात के वक्त एक बच्चा जो है 2 बजे शहीद हो गया और इस तरह सारा मसला हो गया, और उसमें जितनी दफ़ा लग सकती थी, हालांकि पुलिस के लोग जो है दहशतगर्दी लगाने के लिए नहीं तैयार थे, मैंने खुद लगवाई और लगवाने के बाद उनके घर गया। मेरे चीफ सपोर्टर थे वो लोग, मेरे सपोर्टर थे वो लोग। तो अब जो अल्लाह की तरफ से होना था वो हो गया, लेकिन इनको मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा वादा है आपके प्रोग्राम। बिल्कुल सही मिसाल बनना चाहिए। असद उमर साहब की ट्वीट भी देखी, उन्होंने कहा कि हमें तो अपने बच्चों का जो है ना खतरा लाक हो गया, किसी के बच्चे भी महफूज नहीं है। तो यकीनन इस वाक़े को, इस हुकूमत को जो है ना वो मिसाल बनाना चाहिए ताकि कोई भी पुलिस एहलकार, कोई भी सिक्योरिटी ऑफिसर आइंदा ऐसी कोई जुर्रत ना कर सके। अच्छा, दूसरा एक सवाल, जो मच में जो 11 कारकुनों को बेदर्दी से कत्ल किया गया, आप समझते हैं कि फ़िरका वारियत को हवा देने की कोई बैरूनी साजिश हो सकती है? ये कौन लोग हैं शेख साहब?
ये दाइश ने कबूल तो किया, लेकिन अभी मुझे शक है कि ये कोई दाइश है या BLA है, ये अभी फैसला बाद में होगा। लेकिन मैं आपके इंटरव्यू के ख़त्म करने के बाद बिल्कुल सीधा कोयटा जा रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे हदायत की है कि मैं उनकी हदायत पर वहाँ जाके ऐलान करूँगा और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि शाम को वापस आ जाऊँ, क्योंकि वहाँ शुहदा को उनकी तदफीन नहीं हो रही और वो बैठे हुए हैं। सो उन लोगों से जाके बातचीत करूँगा और प्राइम मिनिस्टर का पैगाम पहुँचाऊँगा और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि मेरी दरख्वास्त पे वो सुनेंगे। शेख साहब, अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि इस वजारत को संभालने के बाद सिक्योरिटी मामलात को लेके और बहुत से जो चैलेंजेस हैं, आपके नज़दीक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस वजारत को संभालने के बाद? देखें जी, मेरे नज़दीक इस वजारत को संभालने के बाद सबसे ज़्यादा लोगों के साथ ज़्यादती है FIA में, नादरा में, पासपोर्ट में। मैंने पासपोर्ट 10 साल का कर दिया है। गरीब आदमी बेचारा वहाँ धक्के खाता था, ऑनलाइन वीज़ा कर दिया जी। 30-30 हज़ार रुपये का वीज़ा बिकता था इस मिनिस्ट्री में, और तमाम वीज़ों को ऑनलाइन कर दिया है ताकि ये चकचकी ख़त्म हो। और इंशाअल्लाह ताला FIA में भी इस्लाहात लाऊंगा। अभी मुझे 14-15 दिन हुए हैं, अभी ये कोयटा का वाक़या हो गया, फिर इस्लामाबाद का वाक़या हो गया। प्रेशर तो नहीं आ गया आप पर कि जैसे ही शेख रशीद ने वजारत संभाली तो ये वाक़यात पेश आना शुरू हो गए? नहीं, अब मैं इंशाअल्लाह ताला प्रेशर में आने वाला नहीं हूँ। लेकिन ये वाक़यात तो हुए हैं और बड़े ही अलमनाक किस्म के वाक़यात हुए हैं। सो इनसे निपटेंगे इंशाअल्लाह ताला और बेहतरी की तरफ जाएंगे, और बेहतरी की तरफ जाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। इंशाअल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। शेख साहब, लगता है कि ऑपोजिशन को समझ नहीं आ रही है कि उन्हें करना क्या है। ज़िमनी इलेक्शन भी इन्होंने लड़ने हैं, जो सूरत हाल लग रही है, इन्होंने सेनेट इलेक्शन भी लड़ने हैं, इन्होंने इस्तीफे भी जो है ना वो देने हैं, फिर वज़ीर आज़म का इस्तीफा लेना भी है। ये PDM करना क्या चाहती है? मेरा ख्याल है आपने अपने सवाल का बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है। क्रेडिट गोज टू यू कि इनको समझ ही नहीं आ रही क्या करना है। देखिए, आपने खुद अपने सवाल का जवाब दे दिया। देखिए, 19 तारीख को इनके इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन है। हाँ। 19 तारीख को ये इलेक्शन कमीशन के आगे प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, और राजा सुल्तान सिकंदर जिसने ये इलेक्शन ही नहीं कराए वो तो मेरे से रेलवे में से गया है। देखिए, यानी वो बहुत ज़बरदस्त आदमी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी है राजा सुल्तान सिकंदर साहब। वो मेरे से गए हैं इलेक्शन कमीशन में इनकी सब लोगों की रजामंदियों के बाद। उसका तो इस इलेक्शन से तल्लक नहीं है। और भाई, तुम कहते हो कि वो क्या कहते हैं कि लिस्ट दें वो पैसे फॉरेन फंडिंग की। वो फॉरेन फंडिंग की तो उन्होंने 40,000 लोगों का फरिश्त दी है। पीपल्स पार्टी ने दस्तखत ही नहीं किए हुए फॉरेन फंडिंग वाले पे। आपके नवाज शरीफ साहब ने दस्तखत नहीं किए हुए फॉरेन फंडिंग वाले। ये तो फंसते जा रहे हैं। सही। देखें, फॉरेन फंडिंग के केस को जो उछाल रहे हैं, उन्होंने 40,000 लोगों का अपना बता दिया जी कि ये 40,000 लोग हैं, इनको आप। अब इनके भी तो उन्होंने देखने हैं कि आपके कौन है। आगे दौड़, और पंजाबी में कहते हैं ना पीछे चौड़, वो काम शुरू हो गया इनके साथ। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं जी हमारे पास तो कोई दस्तखत ही नहीं है, जाओ जहन्नम में तुम, फॉरेन फंडिंग वाला केस लेके। अब ये सारी बातें जो हैं ये फजूल लोगों का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, मीडिया से खेल रहे हैं। आपने बहुत अच्छा जुमला कहा, एक लाइन का आपने ज़बरदस्त जुमला कहा कि इनको समझ नहीं आ रही क्या करना है। पहले इन्होंने कहा इस्तीफे जमा हो गए, मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं। मैं बहुत पहले कह रहा था कि ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सारे इस्तीफे अब भी शामिल नहीं हुए, लोगों ने कंप्यूटर से निकाल के दिए हैं कुछ लोगों ने। आज भी मैं चैलेंज करता हूं कि सारे इस्तीफे नहीं है, और कंप्यूटर का इस्तीफा तो माना नहीं जाता, हाथ से लिखना पड़ता है। ये जो खेल खेलने जा रहे हैं, इसमें आपस में लाहौर के जलसे के बाद आसफ जरदारी की सोच और बिलावल की सोच में भी फर्क है। जो आसफ जरदारी सोच रहा है वो बिलावल नहीं सोच रहा, और आसफ जरदारी नवाज शरीफ के साथ फोन पे राब्ते में है। और इसका नतीजा क्या निकलेगा जी? इसका नतीजा निकलेगा टैं फिश। आप देख लेंगे कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। पीपल्स पार्टी एक तरफ खड़ी है, मौलाना के अपने लोग जो हैं वो छोड़कर जा रहे हैं, और नून लीग का जो वो बयानिया है वो है ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट। तो जाहिर है वाज़ेह तकसीम तो नजर आ रही है। चले मान लिया इस्तीफे नहीं देंगे बंदे जी।
बंदे तो फजलुर रहमान साहब देखें, बंदे मदरसों के लाना फजलुर रहमान के ज़िम्मे है, पॉलिटिकल लोग नहीं आ रहे इतने। रात के जलसे में भी एक झलक दिखाएं, सारे टोपियों वाले लोग हैं। हाँ, रात के इनके जलसा, एक जैसा भी जलसा है, मैं किसी को मामूली इसलिए नहीं कहता क्योंकि टीवी पे कट हो रहा है, आप दिखाएं क्राउड सारा टोपियों वाला क्राउड है, सारे मदरसों के तुलबा हैं वो। सो इसी तरह ये जब भी मार्च में इलेक्शन लड़ेंगे, अप्रैल में तहरीक चलाएंगे, तो सारा बोझ जो है दीनी मदरसा पे है। क्या ये दीन कहता है कि आप दीन के मदरसों को इस तरह ले आएं और इस्तेमाल करें? आपकी नज़र इस्लामाबाद पे है, नाम इस्लाम का लेते हैं। इस्लाम और इस्लामाबाद में फजलुर रहमान साहब से दरखास्त है कि फ़र्क नहीं करें। नजर पिंडी की तरफ चली गई है, ठीक निकल आए। अब तो पिंडी जाना चाहते हैं ये लोग। बस सुनती जाएं इनकी बातें, आप कहने में क्या हर्ज है। लेकिन इतना हल्का नहीं लेना चाहिए ना। लॉन्ग मार्च करेंगे या नहीं करेंगे, ये बताएं। लॉन्ग मार्च करेंगे, बाकी तीनों काम नहीं करेंगे। तो लॉन्ग मार्च को हुकूमत हल्का ले रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान तो बहुत हल्का ले रहा है। मैं एज ए इंटीरियर मिनिस्टर कुछ ना कुछ जोड़ो कराटे, कोई जोड़ तोड़ में लगा हुआ हूँ। क्या जोड़ तोड़? मुझे सिर्फ यही पता है कि ये दीनी मदरसों के तुलबा लाश, मेरा मतलब मैं दीनी मदरसों के लोगों से बातचीत कर रहा हूँ कि यार अच्छा। अपना दरस निज़ामी पढ़ाओ, हिफ्ज़ पढ़ाओ, अपना मकतब करो। इधर किधर आपने आके और सारा मसला ख़राब करना है। बिल्कुल सही। पीपी और नून लीग में ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो आज भी मौजूद है शेख साहब, जिसे मौलाना फजलुर रहमान दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वक्ती तौर पर आप समझते हैं ये एक दूसरे के करीब आए हैं, या इसके बाद आप समझते हैं कि ये फिर से वही सड़कों पर लाड़काना की सड़कों पर एक दूसरे को घसीटने की बातें करेंगे, एक दूसरे के पेट फाड़ने की बातें करेंगे, पैसा निकलवाने की बातें करेंगे? ये वक्ती इत्तेहाद है सर? अभी आपको पता लग जाएगा, सेनेट में ये इलेक्शन लड़ेंगे अपना अपना। हाँ। देखें, पीपल्स पार्टी के खिलाफ नून के पास जितना वोट है वो पीपल्स पार्टी का मुखालिफ वोट है। हाँ हाँ। नून लीग ने एक इलेक्शन में हिस्सा लिया और पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट किया, और वो पीपल्स पार्टी जो है वो दरियाबोश हो गई। और अगर पीपल्स पार्टी भी उसमें इलेक्शन लेती तो रिजल्ट मुख्तलिफ होते। हाँ। सो अब जो सूरत हाल है, पंजाब का सारा इलेक्शन 3 पार्टियों के दरमियान होना है, बेसिकली नून और पीटीआई के दरमियान होना है। पीपल्स पार्टी भी इसमें होगी। फजलुर रहमान का तो 6% वोट है, 12-13 सीटें हैं, वो क्या मैटर करता है? इन सबको खिला रहा है, लेकिन इन दी एंड टोकरा उसी पे आ जाएगा। सही। सबसे ज्यादा नुकसान उसी को होगा, क्योंकि वो दीनी मदरसों को इस्तेमाल कर रहा है, जो कि किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, सेनेट इलेक्शन में जो सूरत हाल नज़र आ रही है, हुकूमत ज़ाहिर है इसमें मेजॉरिटी होगी, सेनेट में भी होगी, कौमी असम्बली में भी होगी। 18वीं तरमीम के साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे आप लोग? देखिए, सोच विचार तो है, अगर ये बाइकआउट करेंगे फिर तो करेंगे। अच्छा। अब वो बाइकआउट नहीं कर रहे तो फिर इस पर सोच करेंगे कि मिल के इनके साथ कोई इस्लाहात लाएं, कोई बेहतरी का निज़ाम लाएं, मिल के लाएं। वो तो पीपल्स पार्टी तो 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ना चाहती है, वो तो बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहती है। सही है, सही कह रहे हैं, आपसे मैं इत्तफाक करता हूं। शेख साहब, नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल करने का मतलब तो यही है कि इनडायरेक्टली आप लोग जवाब फराहम करें कि आप पाकिस्तान ना आएँ, कहीं और चले जाएं, वहीं सियासी पनाह ले लें, वहीं रहें। तो ये फैसला आपको लगता है दुरुस्त है? उनको तो एक बहाना मिल जाएगा, भी आप लोगों ने तो पासपोर्ट कैंसिल कर दिया है, तो वो तो नहीं आ सकेंगे पाकिस्तान। बाबा, उसका पासपोर्ट ही जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में उसको रिन्यू करने की डेट ही 16 फरवरी है। तो मैंने पीएम से पूछा, उसने कहा नहीं करना, तो मैंने नहीं करना। मैं भी तो किसी की हिदायत पे काम करता हूँ और मैंने नहीं करना। ज़ाहिर है वो आना होता तो अब तक 1 साल वो खामोश रहा है, 2 साल हो गए हैं। और फिर जो कानून कहता है वो कानून पे तो हमने काम करना है, बाकी अल्लाह को पता क्या होना क्या नहीं होना। आप समझते हैं वापस लाना कानूनी तरीके से इतना आसान नहीं है शेख साहब, बरतानिया जैसे मुल्क से? सही है, मुझे एहसास है इस बात का, लेकिन कोशिशें जारी हैं। मुझे ये एहसास है कि कोई आसान काम नहीं है। सही। अच्छा, ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के बाद क्या कहा गया कि शायद हुकूमत पीडीएम की तहरीक से इतना ज़्यादा बुखला गई है कि उन्हें पता चल गया कि तहरीक जो है ना वो बढ़ रही है आगे और शायद हुकूमत को नुकसान हो सकता है, तो हुकूमत ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। ये एक इल्ज़ाम लगा। मेरा नहीं ख्याल ख्वाजा आसिफ के केस को, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सूरत हाल है। और
ख्वाजा आसिफ साहब का केस काफ़ी दिनों से लगा हुआ था, उसका ये रिज़ल्ट आया है, लेकिन उस पर मेरी इतनी स्टडी नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये नैब ने अपने तौर पर उनको मौका भी दिया, लेकिन वो मौके पर उनको मुतमिन नहीं कर सके, इसलिए ये ऐसा हुआ। सही। ये दुरानी साहब किस मिशन पे हैं? कुछ दो हफ्ते पहले तकरीबन उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, आज चौधरी निसार से मुलाकात की, वहाँ भी मुफाहमत का मैसेज लेकर गए। तो क्या अंदर खाते कोई बात चल रही है या हुकूमत के किसी दिमाग के किसी कोने में है, दिलो दिमाग के कोने में, कि हमें भी मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए, डायलॉग की तरफ जाना चाहिए और पहल हुकूमत को करनी चाहिए? देखें, डायलॉग और मफाहमत तो अच्छी चीज़ है, लेकिन ये दुरानी साहब वाला मेरे पास कोई इसका नहीं है, कुछ भी मुझे नहीं मालूम। और आज मैं बहुत ज़िम्मेदारी से आपको कहता हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि वो क्या करें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर दाखिला रशीद अहमद साहब मेरे साथ है। सर थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, नैब की जानिब से गुज़श्ता 3 सालों की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में 2018 से 2020 तक नैब लाहौर, नैब रावलपिंडी, नैब कराची, नैब खैबर पख्तूनख्वा और नैब सक्खर से मुतालिक आदाद शुमार की रोशनी में ये बताया गया है कि नैब को कितनी शिकायत मौसूल हुई, कितनी शिकायत को नैब निपटाने में कामयाब हुआ और कितने पैसे कौमी ख़जाने में जमा करवाए गए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के मुताबिक नैब ने अपने क़याम के बाद से अब तक बराह रास्त, मतलब कि डायरेक्टली और बिलवास्ता तौर पर 714 अरब रुपए बरामद किए, जो 68.8% तनासुब के साथ दीगर इंसदादे बदउनवानी के इदारों के मुकाबले में एक काबिल ज़िक्र कामयाबी है। एक तरफ नैब हुकाम अपनी कारकर्दगी से मुतमईन नज़र आते हैं, तो दूसरी तरफ अपोजिशन ये समझती है कि नैब जो है ये सियासी इंतकाम का इदारा है, जिसका मकसद सिर्फ एहतसाब के नाम पर अपोजिशन के अरकान को जेलों में बंद करना है। मुल्क की आला अदलिया भी अपने रिमार्क्स में नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा करार दे चुकी है और ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि एक तरफ अपोजिशन नैब को हर्फ़ तनकीद बना रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत भी नैब की कारकर्दगी से खुश नहीं है। नैब की कमज़ोर प्रोसिक्यूशन की वजह से मुल्ज़िमान को कई महीनों जेल में रहने के बाद ज़मानतें भी मिल जाती हैं। फिर उन्हीं ज़मानतों को जवाज़ बनाकर सियासी रहनुमा अपने ख़िलाफ़ जो है वो इसको इंतकामी कार्रवाइयाँ करार देने की कोशिश करते हैं। कानूनी हल्के तो नैब कवानीन में तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं, मगर हुकूमत अपोजिशन की तरफ से पेश की गई तजावीज़ को NRO से तशबीह देती है। हुकूमती वज़रा की जानिब से नैब कार्रवाइयों का दिफा करने पर अपोजिशन हुकूमत पर नैब न्याजी गठजोड़ का इल्ज़ाम भी ज़ाहिर लगाती है। आज सेनेट इजलास के दौरान भी डिप्टी चेयरमैन सेनेट और अपोजिशन के अरकान ने नैब के किरदार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। मुंतखब नुमाइंदे ये समझते हैं कि एहतसाब की आड़ में उनका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। गुज़श्ता 2.5 सालों के दौरान ऑपोजिशन ने बार बार ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की है कि एहतसाब और मईशत इकट्ठे नहीं चल सकते, एहतसाब और जमहूरियत इकट्ठे नहीं चल सकते, एहतसाब और मुल्क इकट्ठे नहीं चल सकते, मगर किसी ने ये नहीं बताया कि एहतसाब के बगैर मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब ने आज एक ट्वीट की और ये कहा कि रियासती इदारों को सियासी मदाखलत के बगैर आज़ादाना तौर पर काम करने की इजाज़त हो तो कौम को फ़ायदा होता है। वज़ीर आज़म ने एक मिसाल देते हुए कहा कि नैब ने हमारे दौर में गुज़श्ता 2 सालों में 389 अरब रुपए की वसूली की, जबकि इसी नैब ने 2008 से 2018 के 10 साला दौर में सिर्फ 104 अरब रुपए रिकवर किए। ये करप्ट हुक्मरानों के स्याह दौर के 10 साल थे। वज़ीर आज़म ने यह भी बताया कि पंजाब एंटी करप्शन ने हमारी हुकूमत के 27 महीनों में 206 अरब रुपए रिकवर किए। करप्ट हुक्मरानों के मातहत एंटी करप्शन ने गुज़श्ता 10 सालों में सिर्फ 3 अरब रुपए रिकवर किए थे। ये इशारे साबित करते हैं कि इदारे आज़ाद हों तो बेहतर एहतसाब होता है। अब सवाल ये है कि क्या नैब की कारकर्दगी वाकई काबिले इत्मीनान है। इसी पर बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन किया है माहिर कानून साबिक प्रोसिक्यूटर नैब राजा आमिर अब्बास साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर आपका। आमिर अब्बास साहब बताइएगा कि एक तरफ अगर हम बात करें गुज़श्ता जब से ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, नैब पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के इल्ज़ामात,
फिर सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के इल्ज़ामात, अदालतों के रिमार्क्स किसी से ढके छुपे नहीं हैं, फिर ऑपोजिशन जो इस पर नैब पर इल्ज़ामात लगाती है वो भी हम सबके सामने है। लेकिन दूसरी तरफ चेयरमैन नैब के मुताबिक नैब ने 714 अरब रुपए बरामद किए, जो 68.8% तनासुब के साथ दीगर जो एंटी करप्शन के इदारे हैं उनके मुकाबले में बहुत बेहतर कारकर्दगी है। एक तरफ नैब पर इल्जामात, अदालतों के रिमार्क्स और दूसरी तरफ ये कारकर्दगी। क्या वाकई नैब की कारकर्दगी काबिले इत्मीनान है, काबिले मुतमईन है? देखिए शाजिया, इसमें दो फैक्टर्स हैं, उसको ज़हन में रखना होगा। एक फैक्टर ये है कि ये जो इल्जामात लग रहे हैं ये कौन लोग लगा रहे हैं। ये इल्जामात जो मेजॉरिटी की लग रहे हैं ये अपोजिशन की पार्टीज की तरफ से आ रहा है कि जनाब ये कोई हमारे साथ सियासी इंतकाम हो रहा है। नैब की परफॉर्मेंस को एक सेकंड के लिए हम साइड पे करते हैं, लेकिन एक बात रोज़े आया की तरह क्लियर है कि जब हम देखते हैं इन सियासतदानों को जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, तो हमें एक चीज वाज़ेह तौर पे नजर आती है कि जो एसेट्स बियॉन्ड नॉन सोर्स ऑफ इनकम के केसेस हैं, इसमें आप देखेंगे कि जब ये पार्लियामेंट में तशरीफ लाते हैं तो इनके चंद मिलियन के अलावा कोई एसेट नहीं होता, लेकिन ओवर द पैसेज ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि अरबों खरबों रुपए की इनकी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं इनके अकाउंट्स में, इनके बच्चों के अकाउंट्स में, इनके बेनामी अकाउंट्स में इतनी हैवी ट्रांजैक्शंस होती हैं। और जब उस ट्रांजैक्शंस के बारे में इनसे पूछा जाता है तो उसका ये जवाब कतई नहीं होगा कि चूंकि आप उसका एहतसाब नहीं कर रहे या उससे नहीं पूछ-गुछ हुई तो हमसे क्यों हो रही है। लेकिन जब 6 महीने साल मुल्ज़मान को, सियासतदानों को जेलों में रखने के बाद छोड़ दिया जाता है, आप इसे प्रोसिक्यूशन की कमजोरी कह लें, कमजोर केस बनाना कह लें, फिर आप कुछ रिकवर भी नहीं करवा पाते हैं, फिर इस चीज के बाद फिर ऑपोजिशन का जो मौकिफ है उसको तकवीयत मिलती है कि भाई आप सिर्फ इल्जामात की बुनियाद पर साल जेलों में कैसे रख सकते हैं, आप रिकवर तो कुछ कर नहीं पाते, इल्जामात जो लगाते हैं साबित आप कुछ कर नहीं पाते। शाजिया, दो तरह के केसेस हैं। एक केसेस है जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक केसेस होते हैं जैसे एलएनजी का केस है, जैसे नारोवाल स्पोर्ट सिटी का केस है, जैसे बीआरटी का केस है, जिसमें मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है कि जैसे आपने अपनी सब्सिडीज दे दी या किसी को नवाजा और अपनी अथॉरिटी से एक्सेस कर गए। ये केसेस थोड़े से मुश्किल होते हैं और इसमें कनेक्ट करना आपको, जैसे ख्वाजा साद रफीक के थे कि जनाब बताइए ये फ्लैट्स में आपका पैरागॉन में हिस्सा है या नहीं। हाँ। लेकिन एसेट्स के केस बियॉन्ड नॉन सोर्स ऑफ इनकम बड़े सिंपल होते हैं। उसमें जैसे मियां नवाज शरीफ साहब का केस था, उनसे सादा सा सवाल पूछा गया, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स आपके हैं? उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज आपने बीइंग ए पब्लिक ऑफिस होल्डर कहां से पैसे लिए, वो पैसे कैसे बैरूने मुल्क आपने मुंतकिल किए और आप उसकी रसीदें दे दें। तो उसमें जब वो कतरी खत ले आए तो अदालत ने कहा कि ये शवाहिद काफी नहीं है और उन्हें सजा हो गई। इसी तरीके से अभी ख्वाजा आसिफ का जो केस आया, उसमें उनको जमानत भी मिल गई ना, 10 या 20 सजा हो गई, जमानत भी तो उसी केस में मिल गई ना। जमानत, सुनिए, जमानत एक कानून में चीज प्रोवाइडेड है। जमानत आपकी और हमारे अदालती निजाम में एक फैसिलिटी है जो दी जा सकती है, लेकिन जमानत से बड़ी बात यह होगी कि उससे बैरूने मुल्क जाने दिया गया जिसपे अदालतें भी नहीं जाने दे रही थी, और वो जो बैरूने मुल्क चले गए, यहां पे इनसे एरर हो गया, यहां पे गलती हुई, यहां पे इन्होंने अपनी अथॉरिटी जो है वो कानून से हट के थोड़ी इस्तेमाल कर ली। अब बात है कि वाकई ही क्या नैब के हाँ प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली नैब के बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि नैब जो ये इस किस्म के केसेस बनाता है ये सिर्फ ऑप्टिक्स नहीं होने चाहिए, इनको मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाना चाहिए। हाँ। और मंतकी अंजाम तक ना पहुंचने की एक वजह यह है कि नैब में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, नैब में प्रोसिक्यूशन वीक है, नैब में इन्वेस्टिगेशन वीक है, और नैब में जो डिस्क्रिशन है कि जब मर्जी है वो केस को चला देते हैं, जब मर्जी है केस को अलमारी में बंद करके रख देते हैं। तो इट्स नॉट द लॉ, ये उसके अपने जो वहां पे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वहां पे तो इश्यूज हैं। अब इन इश्यूज को सॉल्व करना मौजूदा हुकूमत का काम था, लेकिन मौजूदा हुकूमत तो ये तासुर देने से बाज ही नहीं आती है कि उनके दौर में जो है ना वो नैब ज्यादा हरकत में आया है, उनके दौर में ज्यादा रिकवरीज हो रही हैं। वो तो तासुर ये देते हैं जैसे नैब को ये लोग ड्राइव कर रहे हैं, नैब को ये चला रहे हैं।
नहीं, तासुर को एक सेकंड साइड पे रखिए, ग्राउंड रियलिटीज देखिए कि नैब लॉज में जब तक रिफॉर्म्स नहीं आएंगी, चेंजेस नहीं आएंगी। वो पॉसिबल नहीं था कि सेनेट में इनकी अक्सरियत नहीं थी, लेकिन अब चूंकि मार्च में इलेक्शंस आ रहे हैं सेनेट में और बज़ाहिर लग रहा है कि ये अक्सरियत ले जाएंगे, तो फिर इनके पास नेशनल असेंबली में भी मेजॉरिटी होगी, फिर इनके पास सेनेट में भी मेजॉरिटी होगी, फिर बॉल इनकी कोर्ट में होगा, फिर इनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगी कि जनाब हम नैब के लॉज को, जिन्हें ये कहते हैं, मजीद सख्त बनाना है। तो अगर तब भी ये ना कर पाए, इसका मतलब है कि ये एक फेलियर होगा मौजूदा हुकूमत की पार्ट पे। अच्छा, ये जो एक तासुर है कि एहतसाब और मैशियत इकट्ठे नहीं चल सकते। आपको पता है कि कारोबारी तबका इतना ज्यादा परेशान था कि आर्मी चीफ को कारोबारी अफराद से मिलना पड़ा और ये यकीन दहानी करवानी पड़ी कि आप बिला खौफ व खतर जो है ना वो काम करें। वज़ीर आज़म साहब को बार बार कहना पड़ा, उन्हें ब्यूरोक्रेसी को कहना पड़ा कि आप लोगों को कोई मसला है, कोई शिकायत है, आप मुझसे बात करें, किसी को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पिछले 2-3 सालों में नैब ने किया है, या जो एक तासुर नैब का बन चुका है, एक खौफ का, काम नहीं करना दिया जाता, नाजायज लोगों को तंग किया जाता है, मैशियत नैब के एहतसाब के तरीकेकार की वजह से नहीं चल पा रही, ये किस हद तक दुरुस्त है? ये कतन गलत है। देखिए, ज़हन में एक चीज रखिए कि अगर मईशत को देखना है और आपने अपने जो यहाँ पे ट्रेडर्स हैं, यहाँ पे 2 किस्म के हैं। एक तो है इंडस्ट्री वाले, गुजरात में बैठे हैं, सियालकोट में बैठे हैं, लाहौर में बैठे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उन्हें कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं। लेकिन एक आपके कार्टेल्स हैं, एक आपके माफियाज हैं, कोई शुगर का माफिया है, कोई LNG का माफिया है, कोई पेट्रोलियम का माफिया है। ये वो लोग हैं, कोई ये लैंड ग्रैबर्स हैं, ये वो लोग हैं कि जो जाके ये तासुर देते हैं कि नैब जोन सा है, शायद वो कोई सख्ती कर रहा है। और ब्यूरोक्रेसी में भी आपके पास ऐसे लोग होंगे कि जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, जिनको पता है कि उन्होंने करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं, जिनके बच्चे बैरूने मुल्क रहते हैं, तालीम हासिल करते हैं, तो वो फिर एक इमरान खान साहब को गलत लाइन दे दी जाती है कि शायद इनकी वजह से। अदरवाइज अगर एक ऑनेस्ट ऑफिसर है, मैं नहीं समझता कि उसको नैब किसी भी तरीके से तंग करेगी। लेकिन माफियाज के नैब ने हाथ डालना है, तो इस माफियाज को जरूर वो पकड़े। अदरवाइज नॉर्मल बिजनेसमैन को नैब से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर कानून साबिक प्रोसिक्यूटर नैब राजा आमिर अब्बास साहब मेरे साथ थे। थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, IMF ने साल 2021 को पाकिस्तानी मईशत की बहाली का साल करार दिया है। IMF ने अपनी पॉलिसी ट्रैकर रिपोर्ट में कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान ने जो इकदाम किए, इसकी तारीफ भी की है। और अपनी रिपोर्ट में IMF ने कहा है कि 2021 में पाकिस्तान की मईशत मरहलावार बहाल होने की तवक्को है। IMF रिपोर्ट में कोरोना वायरस से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी को बयान किया गया है और ये भी कहा गया है कि माली साल 2020 के लिए पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का अंदाज़ा -0.4% लगाया गया था, लेकिन माली साल 2021 में पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आएगी। क्या मुल्क की मईशत में बेहतरी के बाद अवाम की मईशत में भी कुछ बेहतरी हो सकेगी या अवाम वैसे ही बदहाल रहेंगे? दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन के तौर पर साल 2021 के लिए 2 टारगेट्स रखे हैं। पहला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में इस साल के आखिर तक यूनिवर्सल सेहत कवरेज फराहम करना है। और दूसरा टारगेट ये है कि मुल्क में कोई शख्स भी भूखा ना सोए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साल 2021 के पहले दिन एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि साल 2021 तरक्की का साल होगा। हमारी जो सनतें हैं ये चल पड़ी हैं। 2021 में कारोबार दोस्त फ्रेंडली जो है ना वो हम ये पॉलिसीज़ बनाएंगे और जो दौलत पैदा होगी इसे हम आवाम को गुर्बत से निकालने पर खर्च करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया कि एहसास प्रोग्राम के ज़रिए एक और प्रोग्राम मुतारिफ़ करवाने लगा हूँ, जिसके तहत हम ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में कोई भी भूखा ना सोए। क्या वज़ीर आज़म के लिए साल 2021 में ये दोनों टारगेट्स को अचीव करना मुमकिन है? ये पॉसिबल है? जबकि गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर आज़म इमरान खान ने मईशत की बहाली के लिए तामीराती शोबे के लिए एक अहम पैकेज का भी ऐलान किया, जिसके ज़रिए छोटे घरों पर सब्सिडी दी जाएगी और अगले 5 साल तक बैंक 5 और 10 मरले के घर पर 5 और 7% से ज़्यादा शरह सूद जो है वो वसूल नहीं करेगा। इसी तरह तामीरात के शोबे में सरमायाकारी करने वालों के लिए आमदन के ज़राए बताने के हवाले से इस्तिस्ना की मुद्दत में भी
30 जून 2021 तक की तौसीह कर दी गई है, जबकि ख़रीदार को जायदाद ख़रीदते वक्त जो अपनी आमदन के बारे में बताना होता था उसको भी इस्तिस्ना देते हुए 31 मार्च 2023 तक तौसीह दे दी है। सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म के ये इक़दामात क्या मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बना सकेंगे, जबकि पावर सेक्टर को दुरुस्त करना, इसके गर्दिशी कर्ज़ों पर काबू पाना, फिर सब्सिडीज़ को कंट्रोल करना और मुल्क में दौलत की ज़्यादा पैदावार को मुमकिन बनाना भी हुकूमत के लिए ज़ाहिर है एक बहुत बड़े चैलेंजेस में से हैं। क्या हुकूमत इनसे निपटने के लिए तैयार नज़र आती है? मैं बात करूँगी इस पर। माहिर मौशियात आबिद सुलेहरी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद सुलेहरी साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये बताइए कि IMF ने जो अपनी एक रिपोर्ट पेश की है और कहा है कि 2021 में पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो स्टेबल होती हुई नज़र आ रही है। बात यह है कि IMF का प्रोग्राम तो अभी तक तातुल का शिकार है, लेकिन रिपोर्ट में वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल होगी। लेकिन इस वक्त जो हमारे इंडिकेटर हैं, इकॉनमी के इंडिकेटर्स हैं, कि क्या वाकई वो समत में नज़र आ रहे हैं कि 2021 में हमारी इकॉनमी वाकई स्टेबल रहेगी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो IMF की ये रिपोर्ट है इसकी एक बेसिस है, और वो बेसिस ये है कि वो असेस कर रहे हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों ने कोविड के दौरान किस तरह से परफॉर्म किया। जब आपको याद होगा कि ग्लोबल पेंडेमिक डिक्लेयर हुई तो 3 चीज़ों की वार्निंग जो थी वो दी जा रही थी IMF समेत बाकी सारे मल्टीलैटरल डोनर्स की जानिब से और फंडर्स की जानिब से, कि एक तो उन्होंने कहा कि मुल्कों का जो सेहत का सिस्टम होगा ये कोलैप्स कर जाएगा, जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना ज़्यादा बीमारी का बोझ पड़ेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि इससे एक आलमी कसाद बाजारी जो है ग्लोबल रिसेशन ये शुरू हो जाएगी। और तीसरा उन्होंने कहा कि एक खुराक का, ग़ज़ा का फूड क्राइसिस आएगा, उसकी शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी और लोग जो हैं वो खुराक को लूटना शुरू कर देंगे, उसके पे बलवे हो रहे होंगे। अब जिन हुकूमतों ने इन 3 क्राइसिस को बखूबी अबूर कर लिया, उनके बारे में IMF का ख्याल है कि वहाँ पे रिकवरी जल्दी हो जाएगी। जो हुकूमत उसको जल्दी नहीं कर पाई, वहाँ पे IMF का ख्याल है कि शायद अभी ये कोविड के असरात रहेंगे। जैसा हम बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक को देखते हैं, अमेरिका को देख लीजिए, यूरोप के बहुत से ममालिक को देख लीजिए, तो वहाँ पे जो डिजीज़ की जो इंसिडेंट्स है, जैसे अभी 2 दिन पहले भी अगर आप देखें तो इंग्लैंड में 57,000 केसेस सिर्फ 24 घंटे में हुए हैं। तो जब 50-60 हज़ार केसेस रोज़ाना के हिसाब से आ रहे हों और उनकी पॉपुलेशन पाकिस्तान की पॉपुलेशन के मुकाबले में अभी बहुत थोड़ी है, और उसी शरह से शरह अमवात भी वहाँ पे जब हज़ारों में हो रही हों, तो IMF जो है वो यकीनन उनकी रिकवरी के बारे में स्केप्टिक होगा। पाकिस्तान खुदा के शुक्र से एक तो उस तरीके से ये उस बीमारी में, यानी आप पाकिस्तान को 2 तरह से देखिए ना, कि एक तो हमारा जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था, जब बीमारी शुरू हुई तो ना हमारे पास कोई वेंटिलेटर थे, ना ऑक्सीजनेटेड बेड थे, ना कोई मास्क थे, ना कहीं पे सैनिटाइजर मिल रहे थे। और वो दिन और उसके बाद आज का दिन, तो शुक्र है कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, पूरी दुनिया ने वो तो हमारे जो इक़दामात हैं कोरोना से निपटने के लिए, जो ज़ाहिर है हेल्थ सिस्टम जो पूरी दुनिया का कोलैप्स किया, पाकिस्तान ने इस हवाले से बहुत ज़बरदस्त इक़दामात किया। IMF ने भी अपनी रिपोर्ट में इसको अप्रिशिएट किया है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने जो 2 टारगेट रखे हैं कि एक पाकिस्तान में कोई भूखा ना सोए, और दूसरा ये कि KPK पंजाब गिलगित बल्तिस्तान इस साल के आखिर तक वो कहते हैं यूनिवर्सल सेहत कवरेज फराहम की जाएगी। ये कितने आपको प्रैक्टिकल लगते हैं ये टारगेट, और 2021 में इन टारगेट को अचीव करना सबसे बढ़कर ये कितना प्रैक्टिकल लगता है? ये देखिए, जो भूखा ना सोना जो है, अगेन अगर मैं देखूं कि जब पूरी कैलिफोर्निया में और विस्कॉन्सिन में जो फूड स्टोर्स थे वहाँ पे लूटमार जारी थी, तो पाकिस्तान में गंदम और चीनी महंगी तो हुई, लेकिन आपको शॉर्टेज नज़र नहीं आई कहीं भी। फूड सप्लाई चेन हमारी चलती रही, और वो जो महंगाई की वजह है वो भी कोविड नहीं थी, वो मिसमैनेजमेंट हो सकती है, वो गवर्नेंस के इशू हो सकते हैं, लेकिन वो कतई तौर पे कोविड नहीं था कि उसकी वजह से चीज़ें महंगी हुई। तो अब जो आपके डिसीजन है फूड के, अगर वो एक डाटा की बेसिस पे, वेल इन्फॉर्म्ड एविडेंसेस की बेसिस पे बनने शुरू हो जाते हैं, और अभी पिछले जुमेरात को ही प्राइम मिनिस्टर ने एक फूड सिक्योरिटी डैशबोर्ड की अप्रूवल दी है, जो कि पूरे पाकिस्तान में रियल टाइम बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो अपनी अपनी
जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनकी स्टॉक कितना है और उनकी ज़रूरत कितनी है और उसकी कीमत कितनी है, वो मतलब ये कि कीमतें कंट्रोल रखना ये पॉलिसी होगी या सस्ता कर देना ये पॉलिसी होगी, महंगाई आप कम करने जा रहे हैं वो पॉलिसी होगी? जाहिर है ये नहीं तरीकों में से कोई आप जिस पर अमल करेंगे तो कोई भूखा नहीं सोएगा ना, चीजें पहुंच में होंगी। ये कंट्रोल रखना पॉलिसी होगी ताकि एक तो पहले तो ये पता हो कि जो आपकी प्रोडक्शन है वो वाकई सही है, हाँ। फिर पता हो किसी इलाके में रिक्वायरमेंट कितनी है और फिर उसके हिसाब से कीमतों को काबू में रखना। ये जो चीज़ें हैं ये पॉलिसी होगी। और अगर कहीं पे वो लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हो जाता है तो उसके लिए फिर जो एहसास प्रोग्राम और बहुत सी चीज़ें हैं जो सोशल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है वो आएंगे, तो उसकी से थोड़ा सा बेहतरी जो है वो तो आने की तवक्को है आपकी फूड सिक्योरिटी में। जब हेल्थ पे आता है, हेल्थ कंडीशनल हो जाता है कि हमारा जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो कितना स्ट्रांग होगा। मुझे एक हेल्थ कार्ड मिल जाएगा जिसकी बेस पे मैं चला जाऊंगा अपना नज़ला जुकाम का इलाज कराने। अब अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और वो मेडिकल स्टोर सेंटर वाला जहाँ पे मैं जाता हूँ वो मेरा कार्ड स्वाइप करके 20 टेस्ट उसमें चार्ज कर लेता है तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो हुकूमत का ये बड़ा नेक नियति पे मबनी इक़दाम है, लेकिन उसके लिए रेगुलेटर का स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है जो कि ये नज़र रख सके कि प्राइवेट सेक्टर जो कि ये सहूलतें फराहम कर रहा होगा इस इंश्योरेंस के बदले में जिसका प्रीमियम हुकूमत दे रही होगी वो उस मिसयूज ना हो। एक और चीज़ जो मैं पूछना चाहती हूँ वो ये कि एक तरफ बड़ा तज़ाद नज़र आता है हुकूमत की पॉलिसीज़ में और इनकी बातों में। एक तरफ आप जी कहते हैं कि करप्शन को हमने ख़त्म करना है, जितना ब्लैक मनी है ये आपने रिकवर करवाना है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि आपने जो ख़रीदार को जायदाद ख़रीदते वक्त जो आमदन के बारे में बताना था, इसमें जो रिलैक्सेशन दी थी आपने, अब आपने इसमें मज़ीद जो है ना इसमें तौसीह दे दी है कि मतलब 31 मार्च 2023 तक आपने इसमें तौसीह दे दी है। फिर किसी के पास अगर करप्शन का पैसा है वो करप्शन से अपनी जो है ना वो जायदाद खरीद लेता है, अपनी प्रॉपर्टी बना लेता है, उसको तो किसी ने नहीं पूछा। मतलब ये कि आधा कड़वा है चीज़, आधी चीज़ मीठी है। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बारे में आपका ये है कि वो करप्शन के पैसों से ख़रीदा है और उसके बारे में जो है ना वो आप आज तक केसेस चल रहे हैं और नवाज शरीफ पर जो है ना वो तनकीद हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो आप अपनी पॉलिसीज़ बना रहे हैं कि आपको कोई नहीं पूछेगा 2023 तक आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदें, जितनी मर्जी प्रॉपर्टी बनाएं, भले ही वो काले ब्लैक मनी है, किस तरीके से भी आपने लूटा हुआ पैसा है। तो क्या पॉलिसीज़ में तजाद है इस हुकूमत की? देखिए ये थ्योरेटिकली आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल बजा है। प्रैग्मेटिकली स्पीकिंग जब आप बात करती हैं तो आपको कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो कि कोविड के बावजूद चलाते रहना है ताकि उससे, और मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि बहुत से लोग होंगे जो कि इससे बहती गंगा से हाथ धोएंगे और जिनको अदरवाइज शायद नैब के शिकंजे में या जो टैक्स के मशीनरी के शिकंजे में होना चाहिए वो भी इससे फ़ायदा उठा दें। लेकिन दूसरी तरफ इससे ये होगा कि जब आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है ये चलना शुरू होगा तो जो उसके साथ लाइट 20-25 वाबस्ता इंडस्ट्रीज होती हैं वो चलेंगी और उससे जो इनफॉर्मल सेक्टर मुल्क का पैसा लूटा हुआ है, भले ही वो प्रॉपर्टी बना ले, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलाने के लिए कुछ भी कर ले, उसको कोई पूछगिछ नहीं है। ये क्या एहतसाब है? ये यकीन, मैंने आपसे कहा ना कि थ्योरेटिकली ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि बिल्कुल वैलिड है और इस पर बात होनी चाहिए कि इस पे कंप्रोमाइज किए बगैर आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। हाँ। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये चीज़ है जो कि आपके इनफॉर्मल जो लेबर है और जो आपकी लाइट इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता है 20-25, उनको चलते रहने के लिए ये ममद मुआवन साबित होगा। यहाँ पे एक ट्रेड ऑफ है और पॉलिसीज में ट्रेड ऑफ जब भी आता है वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन आती है जैसी आप फरमा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मुआशियात आबिद सुलैरी साहब मेरे साथ थे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर तो जारी है। यूरोप के कई ममालिक को कोरोना की तीसरी लहर ने अपने घेरे में लिया हुआ है। ऐसे में एक तशवीशनाक खबर ये आई है कि पाकिस्तान में कोरोना की नई किस्म से मुतासर जो मरीज़ हैं उनकी भी तस्दीक हो चुकी है। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक 2 पाकिस्तानियों में कोरोना वायरस की नई किस्म पाई गई है और ये दोनों शहरी बरतानिया से वतन वापस आए हैं। वज़ीर सेहत पंजाब का ये कहना है कि कोरोना की नई किस्म के 4 मशकूक मरीज़ों का ताल्लुक़ लाहौर से है और चारों के टेस्ट लेकर NIH भिजवा दिए गए हैं। जबकि गुज़श्ता हफ्ते कराची में भी बरतानिया से आने वाले 3 अफराद में कोरोना की नई किस्म से मुतासर होने की खबरें सामने आई थीं। इन केसेस के सामने आने के बाद NCOC ने बरतानिया से आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए SARS-CoV-2 टेस्ट लाजमी करार दिया है।
वायरस की ये नई किस्म इस वक्त दुनिया के 31 से ज़ायद ममालिक में फैल चुकी है, जबकि साइंसदानों के मुताबिक कोविड की ये नई किस्म ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। और इस सारी सूरत हाल में जब पाकिस्तान में कोरोना की नई किस्म सामने आ चुकी है और तीसरी लहर के खदशात मौजूद हैं, ऐसे में आज हुकूमत ने 18 जनवरी से 3 मरहलों में मरहलावार तालीमी इदारों को खोलने का ऐलान किया है। पहले मरहले में 9वीं से 12वीं जमात तक तालीमी इदारों को 18 जनवरी से खोल दिया जाएगा। इसके बाद फिर 25 जनवरी से प्राइमरी से 8वीं तक बाकी जो तालिब इल्म है ये स्कूल आना शुरू कर देंगे, जबकि जो तीसरा मरहला होगा इसमें 1 फरवरी को यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस समेत हायर एजुकेशन के जो तमाम इदारे हैं उनको खोला जाएगा। असातिज़ा और इंतज़ामी अमले को 11 जनवरी से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ आने की इजाज़त होगी और यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन काम कर सकती हैं। जबकि फिर जो बोर्ड के जो इम्तिहानात हैं ये मार्च या अप्रैल के अवाइल में शुरू में होने थे, अब इनको भी पोस्टपोन किया जा रहा है और बोर्ड के जो इम्तिहानात हैं अब ये मई और जून में होंगे। जबकि वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने यह भी कहा कि 14 या 15 जनवरी को सूरत हाल का दोबारा जायज़ा लिया जाएगा। और फिर ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर है हम सब की ज़िम्मेदारी है, आप लोगों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो कोरोना वायरस से मुतालिक जो SOPs हैं इस पर मज़ीद सख्ती से अमल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, जो सोशल डिस्टेंसिंग है इसको अपनाएं, क्योंकि अभी एहतियात ही ज़ाहिर है जो कोरोना वायरस से बचाव का वाहिद हल है। इसमें हम सबको एक होकर इसका मुकाबला करना है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।